मूवी के स्टार्ट में हम एक जवान शख्स को देखते हैं। उसका नाम बोंग होता है। बोंग खाना पकाने में माहिर होता है। बोंग ब्लू हाउस में सबसे यंग शेफ है। ब्लू हाउस साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। बोंग को पता चलता है कि आज शाम चाइना के एम्बेसडर को डिनर पार्टी पर इनवाइट किया है और उनको मछली की हड्डी से नफरत है। बोंग को उस हिसाब से खाना बनाने के लिए कहा जाता है। बोंग उनकी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद फौरन से खाना बनाने लगता है। शाम को एम्बेसडर को डिनर सर्व किया जाता है और जैसे ही एम्बेसडर फिश का पहला बाइट लेते हैं तो उसमें से एक हुक निकल आता है। अब यहाँ बोंग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था और कई गार्ड्स उसको महल में ढूंढते हैं। अगले सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि इस मामले की छानबीन करने के लिए बोंग के घर पर आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। जब बोंग को पता चलता है कि उसके घर के बाहर पुलिस है तो वो बैल्कनी के जरिए भागने की कोशिश करता है और जब पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इस सब में बोंग स्विमिंग पूल में जा गिरता है और उसका सर स्विमिंग पूल की जमीन पर जा लगता है। किसी वजह से वो डूबने लगता है और एक लड़की स्विम करते हुए उसकी तरफ आती है और उसको किस करती है। जब बोंग जागता है तो खुद को एक नई जगह और नए कमरे में पाता है। बोंग को कुछ अजीब लगता है और वो फौरन शीशे के सामने जाता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो एक खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसको लगता है कि शायद ये उसका सपना है। जब बोंग रूम से बाहर आता है तो दर्जनों लड़कियां उसके सामने झुककर योर हाइनेस कहती हैं। बोंग इस सबसे हैरान होकर बिल्डिंग से बाहर आता है और अचानक उसको अपने प्राइवेट पार्ट पर ठंडक महसूस होती है और जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब वो मर्द नहीं रहा। बोंग इस सबसे डर जाता है और शुरू में उसको लगता है कि शायद वो सेक्स चेंज ऑपरेशन का शिकार हो गया है। हालांकि जब वो अपने आसपास देखता है तो उसको पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया है। अब वो परेशान होने लगता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसकी मेड उसको उसकी असलियत बताती है और यहाँ उसको पता चलता है कि वो 1851 में जोसियोन डायनेस्टी में टाइम ट्रेवल करके आ गया है और ये भी कि वो किम सो योंग की बॉडी में है जिसका ताल्लुक शाही घराने से है। इससे बढ़कर बोंग को पता चलता है कि किम की शादी राजा से फिक्स हो गई है और वो कुछ दिनों में ही महारानी बनने वाली है। मेड बताती है कि एक हादसे के बाद उनको उसकी बॉडी नदी में तैरते हुए मिली और लकीली गार्ड्स ने देख लिया और उसे महल में ले आए। ये सुनने के बाद बोंग सोचता है कि उसकी और किम की स्पिरिट्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई हैं और घर वापस जाने का रास्ता सिर्फ वो नदी है। बोंग मेड से कहता है कि वो उसे नदी तक ले चले और वो उसमें जंप लगाकर घर वापस जाने का प्लान करता है और उसके प्लान की धज्जियां तब उड़ती हैं जैसे ही वो कीचड़ में गिरता है और यहाँ पता चलता है कि मलका ने नदी का सारा पानी रातों रात ही निकलवा दिया था ताकि कोई भी दोबारा उसमें ना डूबे। बोंग इस खबर को सुनकर दुखी हो जाता है लेकिन सिर्फ पानी ही उसका जवाब है तो वो हर तरह से अपने आप को डुबाने की कोशिश करता है। शायद कहीं से उसकी वापसी का रास्ता मिल जाए और यहाँ तक कि वो सफाई वाले पानी में अपना सर डाल देता है लेकिन उसकी हर कोशिश जाया जा रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी का दिन आता है। बोंग को डायनेस्टी के तौर तरीकों का पता नहीं होता तो मेड इस सब में उसकी मदद करती है। उस रात बोंग जो कि अब एक क्वीन है उसको बादशाह के चैम्बर में उसके साथ सोने के लिए बुलाया जाता है। बोंग अब डरा हुआ है और सोचता है कि अगर बादशाह को शराब दे दी जाए तो शायद वो जल्दी सो जाए। लकीली बादशाह सो जाते हैं और बोंग को थोड़ा सुकून मिलता है। अगले दिन बोंग नशे में उठता है और खाना खाता है और उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और शाही बावर्ची को मैसेज भिजवाता है कि इसके बजाय रामेन बनाए। शेफ को कुछ समझ नहीं आता और वो बोंग की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक खाना बनाता है। शेफ कई बार उसकी कही हुई डिश बनाने की कोशिश करता है लेकिन बोंग को पसंद नहीं आती। पहली डिश बहुत हेल्दी होती है लेकिन बाकी और बहुत स्पाइसी थी। इस सब के बाद शेफ गुस्सा होकर हार मान जाता है और कहता है कि बोंग अपने लिए खुद ही वो डिश बना ले। बोंग को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और वो डिश बनाने का फैसला करता है। बोंग शाही किचन में आता है और फौरन एक चाकू उठाता है। मेड्स परेशान दिखाई देती हैं क्योंकि रानी ने बचपन से ही खाना नहीं बनाया था। मेड्स और बाकी सर्वेंट्स को लगता है कि अब किचन का सत्यानाश होने वाला है। बोंग जैसे ही वेजिटेबल्स काटने लगता है और उसकी स्पीड को देखकर सारे सर्वेंट्स हैरान हो जाते हैं। वो हर चीज को परफेक्ट अंदाज से काटता है और आखिर एक परफेक्ट डिश बना लेता है। बोंग रामेन लेकर अपने चैम्बर में वापस आता है और खाना एंजॉय करता है। किचन में शेफ बोंग के खाना पकाने की टेक्निक से हैरान होता है और कहता है खाना सिर्फ दिखने में अच्छा था लेकिन टेस्ट में नहीं। इस चीज को साबित करने के लिए शाही बावर्ची बाकी बचा हुआ खाना ट्राई करता है और जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है तो शौक हो जाता है और कहता है कैसे कोई इतना अच्छा खाना आखिर कैसे बना सकता है। इस सब के बाद बोंग को अचानक एक आइडिया आता है कि अगर नई रानी अपने खाने से रॉयल फैमिली का दिल जीत ले तो महारानी नदी को दोबारा भरवा देंगी। बोंग फौरन से किचन में वापस आता है लेकिन शाही बावर्ची रानी को महारानी के खाने को देखने नहीं देता। बोंग इस सबसे तंग आकर उसे कुकिंग चैलेंज कर देता है कि कौन जल्दी खाना बना पाता है। पहले तो वो मना करता है लेकिन बोंग के टीज करने पर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। 1 घंटे से वो चैलेंज शुरू होता है। हेड शेफ एक चाकू से कई गाजरें एक साथ काटता है लेकिन रानी की स्पीड उससे काफी ज्यादा है और वो आसानी से कुछ खीरे काटती है। खाना पकाने के कई मिनटों बाद बोंग की डिश रेडी हो जाती है और वो पहले बेल बजा देता है और चैलेंज जीत जाता है। शाही बावर्ची तंग आकर कहता है बेशक स्पीड जरूरी है लेकिन टेस्ट ही किसी शेफ की असली स्किल है। बोंग खाना टेस्ट करवाने के लिए मान जाता है और शाही इंस्पेक्टर को दोनों डिशेज में से कौन सी डिश बेहतर है टेस्ट करने को कहा जाता है। इंस्पेक्टर बोंग की डिश की तारीफ करता है और उसकी डिश
डिश को विनर डिक्लेयर करता है। बोंग अपने इस मौके से फायदा उठाते हुए महारानी के खाने का जायजा लेता है। खाने का जायजा लेते हुए बोंग को पता लगता है कि महारानी के दांत में दर्द की वजह से वो कुछ नरम खाना पसंद करेंगी। बोंग अपने काम पर लग जाता है और सबसे पहले वो आलू का दलिया बनाता है। पहले वो कढ़ाई में दूध डालता है और बाकी मसाले डालता है और साथ साथ टेस्ट भी करता है और एंड पर वो उसमें आलू ऐड करता है और इसके बाद खाने को खूबसूरत फ्लावर्स की टॉपिंग के साथ महारानी को सर्व किया जाता है। महारानी खाना एंजॉय करती है, लेकिन साथ ही बताती है कि डिश परफेक्ट नहीं थी क्योंकि वो आते आते ठंडी हो चुकी थी। खाना ठंडा होने की वजह से उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो गया था। बोंग ये सुनकर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और वापस अपने पैलेस की तरफ निकलता है। वापस जाते हुए बोंग को एक आइडिया आता है कि क्यों ना फूड डिलीवरी की टेक्निक को चेंज किया जाए ताकि खाना गर्मा गर्म महारानी तक पहुंच सके। इसके बाद वो एक स्पेशल बॉक्स बनवाता है, उसके अंदर एक स्पेशल कपड़ा लगवाता है और इसके बाद वो स्पेशल फूड डिलीवरी कैबिन तैयार हो जाता है। बोंग मजे मजे के खाने बनाता है और सर्वेंट्स के जरिए वो खाना उसके स्पेशल कैबिनेट में रखकर महारानी के पास लाया जाता है। यहाँ महारानी को खाना गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। महारानी वो खाना मजे से खाती है और वो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद किंग मुल्क के कोने कोने से खास लोगों को खाने की दावत पर बुलाते हैं। बदकिस्मती से दावत वाले दिन शाही बावर्ची बीमार हो जाता है और शाही किचन में स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है। बोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो किचन में उनकी मदद की पेशकश करता है। यहाँ बोंग को पता चलता है कि पेनिट्री में इंग्रेडिएंट्स की शॉर्टेज है और ग्रोसरी की भी आज डिलीवरी होनी है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बना सकते। लेकिन बोंग को यहाँ क्रिएटिव होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलता। जो कुछ वहाँ अवेलेबल है उसमें से ही कुछ बनाने की कोशिश करता है। वो मेट्स के साथ मिलकर आलू की एक यूनिक डिश बनाता है। बोंग आलू को छीलकर और उसको काट कर एक स्टिक पर लगाता है और डीप फ्राई करता है ताकि वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। गेस्ट जब डिश को देखते हैं तो खुश नहीं होते क्योंकि वो इससे अच्छे की उम्मीद कर रहे थे और जैसे ही वो इस यूनिक डिश को ट्राई करते हैं तो उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। किचन में मीट न होने की वजह से बोंग बीन्स की मदद से एक वेजी बर्गर बनाता है। बोंग अपनी इस इजाद से बहुत खुश होता है, इसलिए वो इसका नाम मैकडोनाल्डो रखता है, जो कि मॉडर्न जमाने के मैकडोनल्ड से इंस्पायर था। इस बर्गर को खाने के बाद सब गेस्ट अचरज कर उठते हैं। दावत की आखिरी मील के लिए बोंग एक जेली डेजर्ट बनाता है और वो भी एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि उसने जेली स्टिकर्स पर सबके लिए अलग अलग एक मैसेज लिखा था और वो सब इसे फॉर्चून जेली कह रहे थे और वो सब अपनी जेली एंजॉय करते हैं और मजे मजे के मैसेज पढ़ते हैं। वहाँ सब लोग बोंग के खाने की तारीफ करते हैं और महारानी बोंग के स्किल से इम्प्रेस होकर उसे एक रिक्वेस्ट करने का पूछती है, जिस पर बोंग नदी रिफिल करने का कहता है और इसके बाद महारानी अपने सारे सर्वेंट्स को नदी भरने का हुक्म देती है। लेकिन वो 19वीं सदी थी और वहाँ कोई एडवांस मशीनरी भी नहीं थी जो इस काम को दिनों में कर सके। सब सर्वेंट एक एक बाल्टी पानी उस नदी में डालते हैं और ये प्रोसेस बहुत स्लो था क्योंकि सब सर्वेंट्स को दूसरी तरफ से पानी भर के लाना पड़ता था। बोंग इस तरीके से तंग आ जाता है और उन सबको एक लाइन में खड़ा करके बाल्टी आगे पास करने का बोलता है। वो सब खुश थे क्योंकि उनका काम अब आसान हो गया था। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन नदी अभी तक नहीं भरी थी। बोंग जल्द ही इंतजार करते करते मायूस हो जाता है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और नदी पानी से भर रही थी। बोंग खुशी के मारे बारिश में डांस करने लगता है। कुछ घंटों बाद नदी पानी से भर जाती है। बोंग नदी की तरफ जाता है और वहाँ एक पत्थर पर अपना साइन करता है और नदी में जंप लगा देता है और पानी में डूब जाता है जैसे वो मूवी के स्टार्ट में डूबा था। बोंग जब उठता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसके बेड से कुछ दूर एक पुलिस ऑफिसर भी बैठा सो रहा था। वो खामोशी से उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑफिसर उठ जाता है और यहाँ बोंग का पीछा शुरू होता है। बोंग एक ऑफिसर से बचकर निकलता है तो रास्ते में उसको 2 और ऑफिसर्स का सामना करना पड़ता है। बोंग बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता है और उन लोगों से बचकर जल्दी से एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है और हिस्ट्री की बुक्स ढूंढने लगता है और वहाँ उसे जोसेओन डायनेस्टी की एक पब्लिकेशन मिल जाती है और वो खुश होता है कि वो इस हिस्ट्री का पार्ट रह चुका है। बोंग को ढूंढते हुए वो ऑफिसर्स भी वहाँ आ जाते हैं। बोंग दोबारा भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर बताता है कि वो उसको अरेस्ट करने नहीं आए और यहाँ पता चलता है कि बोंग के टाइम ट्रेवल करने के बाद यहाँ सब बदल गया है। अब वो उसका पीछा नहीं करेंगे बल्कि वो उसकी हिफाजत करेंगे क्योंकि अब वो पुलिस का खबरी बन गया है और वो बड़े बड़े करप्ट लोगों के बारे में पुलिस को बताता है। और मूवी यहाँ एक पॉजिटिव मैसेज के साथ खत्म होती है कि कैसे पास का छोटा सा चेंज हमारे फ्यूचर पर कितना असर कर सकता है।